हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल यूज़ होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल। लैटिस एनर्जी की डिटर्मिनेशन समझने से पहले या बॉर्न-हैबर साइकिल को हम डिस्कस करें, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी क्या होता है और हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है। सबसे पहले लैटिस एनर्जी क्या है। आप जानते हैं जब एक आयोनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले तो कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्मेशन होती है। कैटाइंस की फॉर्मेशन होती है किसी मेटल से जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और एनाइन की फॉर्मेशन होती है किसी नॉन मेटल से जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जब कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो गैसियस स्टेट में होते हैं। वो गैसियस कैटाइंस और एनाइंस जब आपस में कंबाइन करते हैं और अल्टीमेटली एक आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्योंकि कैटाइंस और एनाइंस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में फ्रॉम द गैसियस कैटाइंस एंड एनाइंस, उसको बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। तो उसकी डेफिनेशन हम देंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of an ionic crystal or ionic solid is formed by the combination of gaseous cations and anions। जैसे मैंने कहा था cations और anions किस स्टेट में बनते हैं, gaseous स्टेट में। तो gaseous cations और anions के combination से जब 1 मोल आयोनिक सॉलिड बन जाता है उनकी अट्रैक्शन की वजह से, तो उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। और इस लैटिस एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक कन्वेंशंस के हिसाब से इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है, क्योंकि एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हो जाती है, राइट। अब लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं होता। इसे हम डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक है जिसमें हम क्या देखते हैं, द एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज फॉर ए प्रोसेस रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट अनचेंज्ड irrespective of whether the process is carried directly in a single step or indirectly in more than one steps, right। मतलब एक प्रोसेस को चाहे हम डायरेक्टली कैरी करें एक सिंगल स्टेप में, चाहे उसको इनडायरेक्टली एक से ज़्यादा स्टेप्स में हम कैरी करें, उस प्रोसेस में जो टोटल एंथैल्पी चेंज रहेगा या टोटल एनर्जी चेंज रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। मतलब पाथ पे एंथैल्पी डिपेंड नहीं करता। एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का मतलब ये भी है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और ये पाथ फंक्शन नहीं है। तो इस हेसिस लॉ का यूज करके हम किस तरह से एक आयोनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी हम डिटरमिन करेंगे, ये हम समझेंगे इन बॉर्न-हैबर साइकिल। सपोज हम एक आयोनिक सॉलिड कंसिडर करेंगे पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड KF एक आयोनिक सॉलिड है। इसकी लैटिस एंथैल्पी हम डिटरमिन करना चाहते हैं, और उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यूज ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल विच इज बेस्ड ऑन हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पोटेशियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन डायरेक्टली मतलब अगर हम पोटेशियम मेटल ले लें, अब जानते हैं सॉलिड है, उसको हम फ्लोरीन के साथ विच इज गैसियस डायटोमिक F2, अगर हम पोटेशियम को फ्लोरीन के साथ स्ट्रांगली हीट करें तो क्या बन जाता है, पोटेशियम फ्लोराइड। अब एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, सॉलिड पोटेशियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है कहाँ से, 2 एलिमेंट्स से, पोटेशियम और फ्लोरीन दोनों ही एलिमेंट्स से। तो 2 एलिमेंट्स
आपस में कंबाइन करके जब एक कंपाउंड बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड। ये हमारा डायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आप ध्यान में रखें, पोटेशियम फ्लोराइड का 1 मोल बनना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। 1 मोल पोटेशियम फ्लोराइड बनने के लिए पोटेशियम कितना चाहिए, 1 मोल, और फ्लोरीन कितना चाहिए, ½ मोल। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज हुई दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये आ गया हमारा डायरेक्ट प्रोसेस, राइट। इसी प्रोसेस को अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें, इनडायरेक्ट वे में क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले पोटेशियम जो सॉलिड स्टेट में है, इट अंडरगोज सब्लिमेशन एंड फॉर्म्स पोटेशियम इन द गैसियस स्टेट, राइट। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। किसका, पोटेशियम का, राइट। जब पोटेशियम गैसियस बन गया, नाउ इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, के पॉजिटिव गैसियस। पोटेशियम कैटाइन बन गया क्योंकि ये गैसियस स्टेट में था, ये भी गैसियस स्टेट में है। अब जब कोई एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है टू फॉर्म गैसियस कैटाइन, उसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक स्टेप आ गया जिसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज हुई, और दूसरा स्टेप उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज हुई। 2 स्टेप्स के बाद पोटेशियम किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस कैटाइन में। इसी तरह से आप देख लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन इज इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले तो हमें फ्लोरीन एटम चाहिए। फ्लोरीन मॉलिक्यूल से फ्लोरीन एटम कैसे बनेगा, गैसियस फ्लोरीन मॉलिक्यूल से गैसियस फ्लोरीन एटम। उसके लिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक होना चाहिए, और बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए भी एनर्जी लगती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। उसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा DH, D फॉर डिसोसिएशन। अब एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो है, अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें, इसका मतलब है कि 1 मोल फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स को अगर हमने ब्रेक करना है या डिसोशिएट करना है तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन याद रखें, हमें यहाँ पर सिर्फ 1 मोल फ्लोरीन एटम्स चाहिए। अगर हम 1 मोल फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, हमें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स बनेंगे। बट हमें जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो कितने फ्लोरीन की है, 1 मोल फ्लोरीन एटम्स की। इसका मतलब हमें सिर्फ आधा मोल फ्लोरीन तोड़ना है। 1 मोल फ्लोरीन की डिसोसिएशन के लिए अगर इतनी एनर्जी लगती है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के बराबर, तो ½ मोल फ्लोरीन को डिसोशिएट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, हाफ ऑफ द डिसोसिएशन एनर्जी, राइट, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो बन गए फ्लोरीन एटम्स इन द गैसियस स्टेट। अब क्या होगा, फ्लोरीन एटम्स गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दे विल फॉर्म F नेगेटिव गैसियस, राइट। जब गैसियस एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करके गैसियस एनाइंस बनाते हैं, उसमें भी एक एंथैल्पी इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, पोटेशियम कैटाइंस इन द गैसियस स्टेट एंड फ्लोराइड एनाइंस ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट। अब ये कैटाइंस और एनाइंस जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, पोटेशियम फ्लोराइड सॉलिड और क्रिस्टल। 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयंस, 1 मोल of fluoride ions in the gaseous state combined and form 1 mole of
पोटेशियम फ्लोराइड क्रिस्टल और सॉलिड। और इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज जो होगी या एनर्जी जो रिलीज होगी, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, जिसे हम डिटरमिन करना चाहते हैं। राइट, देखिए डायरेक्ट प्रोसेस में पोटेशियम और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन हुआ टू फॉर्म पोटेशियम फ्लोराइड, और एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड। दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस, और यह है उसमें एंथैल्पी चेंज। अब जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, इनडायरेक्ट प्रोसेस ये रहा। इस इनडायरेक्ट प्रोसेस में कितनी एंथैल्पीज इन्वॉल्व है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ पोटेशियम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन बट 1/2 ऑफ दैट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, और फाइनली लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड। तो डायरेक्ट प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज थी और इनडायरेक्ट प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है, टोटल का मतलब इन सब का सम, ये जो 5 एंथैल्पीज हैं इन सब का सम, ये एंथैल्पी और ये 5 एंथैल्पीज का सम एक दूसरे के बराबर रहेगा अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। राइट, तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? According to Hess's law, enthalpy of formation of potassium fluoride is equal to, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, enthalpy of sublimation of potassium plus ionization enthalpy of potassium plus bond dissociation enthalpy upon 2, that is 1/2 of the bond dissociation enthalpy of fluorine plus delta EGH, that is electron gain enthalpy of fluorine plus आखिर पे क्या है? लैटिस एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड। ये आ गया अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब इन सब वैल्यूज़ में से ये सारी वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जा सकती हैं, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं की जा सकती। तो ये सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम यहाँ से लैटिस एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फिगर यहाँ पर हमें मिला है, दिस फिगर इज कॉल्ड एज बॉर्न-हैबर साइकिल। इसी मेथड से हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड का लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ये बाकी सारी वैल्यूज़ पता हो। अब ये देखिए आप, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इन सब की वैल्यूज़ गिवन है। ये सब वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लीजिए और यहाँ से आप U की वैल्यू मतलब लैटिस एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए कि लैटिस एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड किसके बराबर आ रहा है और इसका साइन कैसा होगा ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव में होगा क्योंकि लैटिस एंथैल्पी का है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो कन्वेंशन के हिसाब से इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट में आकर इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं।